एनवायरमेंट। हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे कल वाली क्लास में, है ना? और वहीं से शुरुआत करते हैं। रॉ वाटर इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। चंदन, गुड मॉर्निंग। देखिए, रॉ वाटर इंजीनियरिंग में जो हम पढ़ेंगे दैट इज क्वालिटी पैरामीटर्स। क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ रॉ वाटर। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रॉ वाटर। रॉ वाटर क्या है ये हम बात कर चुके हैं पहले। व्हाट इज रॉ वाटर? अगर हम बात करें रॉ वाटर की, तो रॉ वाटर किसको कहोगे? भाई जितने लोग क्लास में है सब पार्टिसिपेट करेंगे, मैं जो बात बोल रहा हूँ, है ना? एंगेज रहोगे तो ठीक है। रॉ वाटर का मतलब है कि पानी को तुमने साफ किया, पानी का ट्रीटमेंट किया, पानी के ट्रीटमेंट से पहले की जो स्टेट है पानी का दैट इज रॉ वाटर। तो स्टेज ऑफ वाटर या स्टेट ऑफ वाटर प्रायर टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से पहले की जो स्टेट है पानी की दैट इज रॉ वाटर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो दो चीज, एक ट्रीटेड वाटर होता है, एक होता है ट्रीटेड वाटर। ट्रीटेड वाटर का मतलब है पानी का स्टेट आफ्टर ट्रीटमेंट। जब उसमें जो भी इम्प्योरिटी थी उन इम्प्योरिटी को आप हटा दो, इम्प्योरिटीज के बाद जो स्टेट आई पानी की दैट इज ट्रीटेड वाटर। तो इट इज स्टेट ऑफ वाटर, इट इज स्टेट ऑफ वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट। और एक तीसरी स्टेट होती है पानी की दैट इज वेस्ट वाटर। तीसरा स्टेट और होता है दैट इज वेस्ट वाटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीथिंग टू एनीवन? तो वेस्ट वाटर का मतलब है स्टेट ऑफ वाटर आफ्टर कंजम्पशन। स्टेट ऑफ वाटर आफ्टर कंजम्पशन, जब तुमने पानी को कंज्यूम कर लिया, जब आपने पानी को कंज्यूम कर लिया उस स्टेट को बोलते हैं वेस्ट वाटर। तो ये कहानी है वेस्ट वाटर क्या है उसकी। अब इस वेस्ट वाटर में क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर, देखो क्वालिटी पैरामीटर एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है गंदगी को बोलने का या फिर इम्प्योरिटीज को बोलने का। बेसिकली जो क्वालिटी पैरामीटर है, इस क्वालिटी पैरामीटर का मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स इम्प्योरिटीज। इट सिंपली मीन्स इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटी क्या है वो, ठीक है? तो इम्प्योरिटी बोलने में सही नहीं लगता तो सोफिस्टिकेटेड तरीके में इसको बोल देते हैं अपन क्वालिटी पैरामीटर। गॉट इट यहाँ तक? एवरीथिंग ओके? हाँ ठीक है। नाउ, अब ये जो इम्प्योरिटीज है या क्वालिटी पैरामीटर है वो तीन तरीके के होते हैं। अब मैं इसको इम्प्योरिटी लिख रहा हूँ या चलो क्वालिटी पैरामीटर लिख दो। अब ये जो क्वालिटी पैरामीटर है, ये क्वालिटी पैरामीटर पानी में तीन तरह के होते हैं। बताओ कौन कौन से? जो क्वालिटी पैरामीटर है पानी में वो तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब इम्प्योरिटी पानी में जो होती है वो अलग अलग तीन तरीके की इम्प्योरिटीज हो सकती है। तो वाटर कैन हैव थ्री काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज और थ्री काइंड ऑफ क्वालिटी पैरामीटर। वन इज फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, वन इज फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, सेकेंड वन इज केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर। तो ये तीन तरीके के क्वालिटी पैरामीटर पानी में हो सकते हैं। अब कौन कौन से प्रेजेंट है वो तो आपको चेक करने के बाद पता चलेगा। जब पानी को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, पानी को अस्पताल में लेके जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पैरामीटर पानी में हैं। फिजिकल पैरामीटर का सीधा सा मतलब होता है जो फिजिकली सेंस किए जा सकते हैं, जिनको फिजिकली सेंस किया जा सकता है, कैन बी सेंस्ड फिजिकली, कैन बी सेंस फिजिकली।
अब सोच के बताओ कि पानी में फिजिकली मतलब टच करके, देख के, सूंघ के किस चीज को पता चल सकता है? पानी में ऐसे कौन से पैरामीटर है, पानी में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप सेंस करके बता सकते हो? जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे सेंस करके बता सकते हैं पानी में क्या क्या है। कौन कौन सी चीजें होंगी? सोच के बताओ। चंद्र कुमार बताएगा इस बार। तो कौन कौन से पैरामीटर पानी में हो सकते हैं फिजिकली जिनका पता चल सकता है? आप फिजिकली किस किस चीज के बारे में बता सकते हो? एक होता है सबसे पहला सस्पेंडेड सॉलिड। पानी में मिट्टी घोल दो, पानी में अगर तुम मिट्टी घोल दोगे थोड़ी, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ मिट्टी घुली हुई है, फिजिकली आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर पानी में नमक घुला हुआ है तो आप देख के नहीं बता सकते, टच करके नहीं बता सकते। दूसरा है पानी में टर्बिडिटी, मतलब जो पानी गंदा होता है, गंदापन जो पानी का कहते हैं, बहुत आसान भाषा में अगर टर्बिडिटी को कहें तो पानी का जो मटमैलापन या गंदापन जो होता है दैट इज टर्बिडिटी। तीसरा हम पानी का कलर भी बता सकते हैं। चौथा अगर पानी को टेस्ट किया तो भी आपको पता चल जाएगा, तो टेस्ट एंड ऑर्डर, और पानी का टेम्परेचर भी सेंस किया जा सकता है। तो ये 5 है क्वालिटी पैरामीटर फिजिकल, दीज आर फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर। इसके बाद आते हैं केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, जिनका फिजिकली आप नहीं बता पाओगे, फिजिकली सेंस करके आप क्वालिटी पैरामीटर को नहीं बता पाओगे, दैट इज केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। अब देखो, अगर मान लो पानी में टीडीएस है तुम्हारे पानी में, तो टीडीएस आप फिजिकली नहीं बता सकते हैं। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज पानी में डिजोल्व है तो डिजोल्व होने पे वो टेस्ट इंपार्ट करेगी कि नहीं करेगी, हो सकता है ना करे। बहुत सारे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, तो आप उनको सेंस नहीं कर पाओगे। तो जो टोटल डिजोल्व सॉलिड है, टीडीएस इसको प्यार से बोलते हैं, टोटल डिजोल्व सॉलिड, they come under the category of chemical quality parameter। पहला। सेकंड, पीएच लगा लो। थर्ड अल्कैलिनिटी, फोर्थ है हार्डनेस, हार्डनेस। हार्डनेस के बाद आप ले सकते हैं क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट। क्लोराइड कंटेंट के बाद आप ले सकते हैं नाइट्रोजन कंटेंट, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेंट के बाद आप ले सकते हैं फ्लोराइड, ले सकते हैं, और बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, दुनिया भर के मेटल हो सकते हैं। ऑल दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। इसमें से ये जो बंच है, ये वाला पीएच, अल्कैलिनिटी और हार्डनेस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो अच्छे एग्जाम होते हैं लाइक गेट, ईएसी, उनमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल जो आपको अगर पानी का प्रॉपर्टी समझना है उसके लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग एनवायरमेंटल साइंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, वहाँ जो वाटर के जो जैसे बफर सॉल्यूशन वगैरह हैं, वहाँ पीएच का जरूरत पड़ता है, तो उसको समझने के लिए भी ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर में क्या आएंगे? पैथोजेंस। बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर में आएंगे पैथोजेंस। पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक कॉलीफॉर्म होता है, कॉलीफॉर्म खुद हार्मफुल नहीं होता, लेकिन हाँ वो हार्मफुल बैक्टीरिया के प्रेजेंस को इंडिकेट जरूर करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। ये इस पूरे चैप्टर का सिलेबस है, ये क्वालिटी पैरामीटर का पूरा सिलेबस है। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इधर से देखें तो कभी कभी टर्बिडिटी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जो 3 टॉपिक बताए ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। नाइट्रोजन कंटेंट से कभी कभी छोटा मोटा एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और आजकल पैथोजेंस जैसे एमपीएन नंबर हुए, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेसिकली पानी के कैरेक्टर्स को समझने के लिए, पानी के कैरेक्टर को समझने के लिए ये सारी बातें हमको सीखना जरूरी है।
यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं 10-15 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं डाउट लूंगा, ऐसा? सर कौन से एग्जाम में क्या क्या आता है? देखो, जैसे मैंने कहा कि गेट वगैरह में ये वाली चीजें ज्यादा आती हैं, अल्कलिनिटी, हार्डनेस, पीएच, इनका कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। गेट के अलावा जैसे एजेई के एग्जाम होते हैं, उनमें फिर जो बाकी जैसे सस्पेंडेड सॉलिड से कभी क्वेश्चन पूछ लिया, टर्बिडिटी या कलर, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, टर्बिडिटी और कलर की कैसे मेजर करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी है ना। और जो एमपीएन है, एमपीएन से भी गेट में क्वेश्चन पूछते हैं। ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस है टॉपिक का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड। तो पहला फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स। भाई अगर हम टोटल सॉलिड की बात करें कि पानी में कौन कौन सा सॉलिड हो सकता है, तो वो कई सारे तरीके के हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं चाय का, एग्जांपल ले लो चाय। अब इस चाय में देखो क्या क्या हो सकता है। चाय को छानना नहीं है बनाने के बाद, चाय को बनाने के बाद छानना नहीं है ना। तो चाय कुछ ऐसा है, ये चाय का बर्तन है। इस चाय में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने अदरक वगैरह कूट के डाल दी है, तो अदरक के जो टुकड़े हैं वो यहाँ नीचे सेट हो जाएंगे। इलायची के टुकड़े हुए, अदरक के टुकड़े हुए, तो वो नीचे सेट हो जाएंगे। तो ये अदरक है चाय में, ये चाय में अदरक है। दैट इज जिंजर इन द टी। उसके बाद में इलायची वगैरह कुछ हो जाएगा ना, ये छोटे मोटे जो इलायची के दाने हैं वो भी हो जाएंगे। इलायची, अदरक, कार्डमम और आपका जिंजर, ये हो गए। देन आफ्टर कुछ जो पार्टिकल हैं, जैसे कौन से कलर से दिखाएं उनको, चाय पत्ती। अब ब्लैक तो ब्लैक पे चलेगा नहीं, व्हाइट से दिखा देते हैं। चाय पत्ती के जो छोटे दाने हैं वो इधर उधर घूमते रहेंगे। जो बड़े दाने चाय पत्ती के वो तो नीचे सेट हो जाएंगे, लेकिन जो छोटे दाने हैं चाय की पत्ती के वो इधर उधर घूमते रहेंगे। तो ये चाय पत्ती है, ये चाय पत्ती है। इसके अलावा इसमें चीनी वगैरह है जो आपको दिखेगा नहीं। इसके अलावा इसमें चीनी है डिजोल्व फॉर्म में, वो आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे चीनी है, तो चीनी आपको दिखेगा नहीं। तो बेसिकली चाय में जो चीजें नीचे सेट हो गई हैं, जैसे अदरक हुआ, इलायची हुई, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेटलेबल सॉलिड्स। तो ये सब क्या है? दीज आर सेटलेबल सॉलिड्स। ये सेटलेबल सॉलिड्स हैं जो नीचे सेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो सस्पेंशन में घूमता रहेगा बीच में, जैसे चाय पत्ती, इनको बोलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड। इनको बोलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। और जो घुल चुका है, जो आपको दिखेगा नहीं, दैट इज डिजोल्व सॉलिड। दैट इज डिजोल्व सॉलिड। गॉट इट? अब जो रॉ वाटर है ना, रॉ वाटर में सेटलेबल सॉलिड नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते। जैसे तुम कोई ट्यूबवेल से पानी लेके आए, या कोई नदी से पानी लेके आए, कोई रिजर्वायर से पानी लेके आए, तो सेटलेबल सॉलिड का मतलब रॉ वाटर के लिए हो जाएगा बड़े पत्थर के टुकड़े, तो वो नहीं होते हैं जनरली। हाँ, सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है। सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है मिट्टी हो, कुछ एल्गी वगैरह के टुकड़े हो, कोई लाइक इमिसिबल कोई लिक्विड हो, तो ये सेटलेबल सॉलिड नहीं होगा। लेकिन जो सस्पेंडेड सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है और डिजोल्व सॉलिड हो सकता है। तो सेटलेबल सॉलिड जनरली प्रेजेंट नहीं होता रॉ वाटर में। हाँ, वेस्ट वाटर में हो सकता है, अगर सीवेज कोई बह के गया नाले में से, तो उसमें हो सकता है सेटलेबल सॉलिड। वो ऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है। तो सीवेज में तो ये सभी तरीके के सॉलिड आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें भी जैसे चाय पत्ती के बहुत सारे दाने तो तुमने ऐसे देखे होंगे कि चाय को छानने के बाद भी घूमते रहते हैं, वो बहुत छोटे पार्टिकल, वो होते हैं कोलोइडल। बड़े पार्टिकल जो सेडिमेंट हैं, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखोगे तो नीचे सेट हो जाएंगे, दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट। लेकिन रखने के बाद भी अगर वो घूमते ही रहे तो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा वक्त लेंगे। तो जो डिजोल्व सॉलिड है रॉ वाटर में जो डिजोल्व सॉलिड है, ये डिजोल्व सॉलिड आता है केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। ये केमिकल पैरामीटर है। और जो सस्पेंडेड सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड फिजिकल पैरामीटर है। सस्पेंडेड सॉलिड
फिजिकल पैरामीटर है, और सेटलेबल सॉलिड जनरली प्रेजेंट नहीं होता है। तो टाइप ऑफ सॉलिड की बात करें तो इतने हैं। अगर हम टाइप ऑफ सॉलिड की बात करें, ये तो चलो चाय को रहने दो, तो टाइप ऑफ सॉलिड की बात करें तो चार है, लेकिन चार में से पानी में कौन सा प्रेजेंट नहीं रहेगा? सेटलेबल सॉलिड, रॉ वाटर में। तो रॉ सेटलेबल सॉलिड, सेटलेबल सॉलिड इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन रॉ वाटर। और सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब क्या है? वो सॉलिड जो सस्पेंशन में रहेगा। द सॉलिड पार्टिकल्स, द सॉलिड particles which remain in suspension are called suspended solids. ओके, अब देखो सस्पेंडेड सॉलिड, सबसे पहली बात तो आया कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सस्पेंडेड सॉलिड का सोर्स क्या है, कहां से आया है ये। भाई कोई भी पैरामीटर है, उस पैरामीटर के बारे में आपको दो चार पांच चीजें देखनी है। क्या क्या? कि उसका सोर्स क्या है, वो कहां से आया। दूसरा, तो मेजर कैसे करोगे कि कितना है। और तीसरा, उसका इलाज कैसे करेंगे। मतलब इलाज तो अगले वाले चैप्टर में करेंगे, उसको मेजर करेंगे कि कितना है, आया कहाँ से, और ऑब्जेक्शनेबल क्यों है, क्यों हमको नहीं चाहिए वो। भाई अगर सस्पेंडेड सॉलिड पानी में रहे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उससे, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ओके, इसी तरह से जो सस्पेंडेड सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड को सबसे पहले देखेंगे सोर्स, कि सस्पेंडेड सॉलिड का सोर्स क्या है। देखो सोर्स कोई भी मटेरियल हो, जब वो प्रेजेंट है अगर पानी में, उसका नेचर या तो ऑर्गेनिक होगा या तो इनऑर्गेनिक होगा, बाकी कुछ तो होगा ही नहीं। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, या फिर कुछ इमिसिबल लिक्विड लाइक ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑब्जेक्शनेबल क्यों है, हमको क्यों पानी में नहीं चाहिए। बताओ भाई, जो सस्पेंडेड सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड पानी में क्यों नहीं चाहिए, क्या होगा? सस्पेंडेड सॉलिड अगर पानी में है तो क्या होगा? जैसे मान लो तुम्हारे पास है कोई गिलास लेके आए, पानी का गिलास, और उस पानी के गिलास में तुमको लग रहा है कि एक चम्मच चीनी की जगह पे एक चम्मच मिट्टी घोली हुई है, क्या होगा उससे? तुम देखते ही सामने वाले को गले लगा लोगे, है ना, कि वाह क्या चीज पिला दी है। तो सबसे पहले तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग है, पहली बात तो ये है। तो ये एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग है पहला तो, एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग है, तो ये देखने में अच्छा नहीं है। दूसरी बात, दूसरा क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं सिल्ट का, सपोज करिए आपने एक एग्जांपल लिया सिल्ट, कि इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल सिल्ट है। हम जब पानी को डिसइंफेक्ट करेंगे, आगे आगे हम बात करेंगे डिसइंफेक्शन के बारे में, तो आपने क्या किया, यहाँ पे कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज किया, डिसइंफेक्टेंट, तो डिसइंफेक्टेंट यूज किया, तो सिल्ट का क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आपने क्लोरीन यूज किया मान लो डिसइंफेक्टेंट के रूप में, तो क्लोरीन को अपने ऊपर चिपका के और नीचे बैठ जाएगा ये। जिस क्लोरीन को आपने दूसरे किसी पर्पज के लिए डाला था, ताकि वो बैक्टीरिया को मारेगा या और कोई बात है, और वो क्लोरीन इसके साथ नीचे चला गया। ये ऐसा मामला हो गया जैसे मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई झगड़े हुए, दूसरी तरफ की पार्टी के कुछ लोग हैं,
तो तुमने गुंडे बुला लिए तुमको पीटने के लिए, और तुम्हारे वाले गुंडे इन्हीं के साथ चाय बिस्किट खा के और आराम करने चले गए हों, एफिशिएंसी कम हो गई है। तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, ये कोई भी केमिकल पैरामीटर या कोई भी केमिकल या फिर कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट, या तो कोई भी केमिकल या कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट, उनके लिए एड्जॉर्प्शन साइट प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया को छुपा के बैठ गया, तो जो आपने क्लोरीन ऐड किया या फिर दूसरा कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज किया, तो भी वो इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। तो कुल मिला के ये एड्जॉर्प्शन साइट प्रोवाइड करवाते हैं। दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड एड्जॉर्प्शन साइट फॉर बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट के लिए एड्जॉर्प्शन साइट प्रोवाइड करवा सकता है। तीसरा, भाई अगर कोई मान लो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट हो, और खास बात यह है कि ऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है, अगर वो ऑर्गेनिक सॉलिड पार्शियली डिकम्पोज फॉर्म में है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर कोई पार्शियली डिकम्पोज फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर है, उस वाले केस में वो बीमारियां फैला सकता है बहुत सारे तरीके की। मतलब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है या फिर जो सस्पेंडेड सॉलिड है, ये सस्पेंडेड सॉलिड बायोलॉजिकली एक्टिव हो सकते हैं, और अगर बायोलॉजिकली एक्टिव होंगे तो ये वेक्टर का काम करेंगे, वेक्टर का भी काम कर सकते हैं और डिजीज स्प्रेड का भी काम कर सकते हैं। तो दे मे ऑल्सो बायोलॉजिकली एक्टिव, दे मे ऑल्सो बायोलॉजिकली एक्टिव। तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव भी हो सकते हैं। ये बात हुई इनके ऑब्जेक्शन की, ये बात हुई इनके ऑब्जेक्शन की। अब ऑब्जेक्शन के बाद भाई सोर्स पता चला कि ये एक तो ऑर्गेनिक कोई सोर्स हो सकता है। ऑर्गेनिक सोर्स का मतलब जैसे कोई वेजिटेबल वेस्ट हुआ, कोई प्लांट है, एल्गी वगैरह है, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक में आएंगी। इनऑर्गेनिक में जैसे सिल्ट हो गया, मिट्टी हुई, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक में आ जाएंगी, है ना। अब जो तीसरा टास्क है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट। इनका मेजरमेंट कैसे किया जाए, ये एक लाइन पूछी जाती है कि सस्पेंडेड पार्टिकल हैं या फिर टोटल सॉलिड हैं, इनको पानी में किस तरह से मेजर कर सकते हो। उसके लिए एक वर्ड होता है ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। अब उस ग्रेविमेट्रिक टेक्निक का मतलब है बाय द मेथड ऑफ ग्रेविटी, और मेथड ऑफ ग्रेविटी का मतलब है उनको वेट करके, उनको किसी भी तरीके से आप सेपरेट कर लो, सेपरेट करने के बाद उनका वेट करो और बता दो इतने हैं। तो दीज आर मेजर्ड बाय यूजिंग, दीज आर मेजर्ड बाय यूजिंग, वर्ड याद रखना, ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। और जो ग्रेविमेट्रिक टेक्निक है इसका मतलब क्या हुआ, वेट करके, बाय वेइंग, इसका वेट करके बताना। अब इस ग्रेविमेट्रिक टेक्निक से हम करते कैसे हैं, काम कैसे करेंगे वो देखिए। यहां पे देखो, टोटल जो सॉलिड है वो भी बता सकते हैं, टोटल सॉलिड के अलावा सस्पेंडेड सॉलिड भी बता सकते हो और डिजॉल्व सॉलिड भी बता सकते हो, तीनों अलग अलग करके भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड या टोटल सॉलिड्स। अब टोटल सॉलिड में क्या क्या है, जैसे ये बात तो मैंने शुरू में मना कर दी है कि रॉ वाटर में जनरली सेटलेबल सॉलिड तो नहीं होगा। तो यहां आपके पास में सस्पेंडेड सॉलिड है और डिजॉल्व सॉलिड है, टीडीएस कह दो या डिजॉल्व सॉलिड कह दो, एक ही बात है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक वाटर का सैंपल है, मान लो हमारे पास एक वाटर का सैंपल है। इस वाटर के सैंपल में टोटल मतलब डिजॉल्व सॉलिड भी है और सस्पेंडेड सॉलिड भी है, दोनों है। और ये 1 लीटर है, मान लेते हैं कि 1 लीटर सैंपल ऑफ वाटर,
ये 1 लीटर सैंपल ऑफ वाटर है, ये 1 लीटर पानी है। इस 1 लीटर पानी में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल भी हैं जो आपको दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल भी हैं जो नहीं दिख रहे हैं, मतलब सॉलिड हो सकता है, डिजोल्व सॉलिड है। तो कुल मिला के इसमें दोनों चीजें हैं। कुल मिला के यहाँ पे इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड भी है और इसके अंदर टोटल डिजोल्व सॉलिड भी प्रेजेंट है। कभी एक एक्सपेरिमेंट करना कि पानी में तुमने नमक को घोल दिया हो, और नमक को घोलने के बाद पानी को इवोपोरेट करवा दो, या पानी में चीनी घोल दी या चाय में चीनी घोल दी, अब पूरे को इवोपोरेट करवा दो, तो चीनी या नमक पानी में से चला जाएगा क्या इवोपोरेशन के साथ? विल दैट सॉल्ट और सुगर विल गो आउट विद वाटर और नॉट? वो पानी के साथ बाहर चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इवोपोरेट कौन होगा? लिक्विड। सॉलिड विल नॉट गेट इवोपोरेटेड, तो सॉलिड का इवोपोरेशन नहीं होगा। तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी असेंबली को, मतलब इसमें इसको इवोपोरेट करवाते हैं। इवोपोरेट कर कब होगा? जैसे वाटर है हमारे पास में, तो वाटर इवोपोरेट तब होगा जब आप उसको बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करेंगे, या बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा पे गर्म करेंगे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉईल करना शुरू करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको लगभग 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कराते हैं, लगभग 24 घंटे तक। इससे होगा क्या, जो वाटर है वो वाटर हो जाएगा इवोपोरेट, वो वाटर हो जाएगा इवोपोरेट। और जब वाटर इवोपोरेट हुआ, तो अब आपके पास में जो सॉलिड बचेगा वो बचेगा टोटल सॉलिड। यहां जो आपके पास में बचेगा वो क्या बचेगा? टोटल सॉलिड। तो ये ध्यान रखना, ये क्या बचा? दैट इज टोटल सॉलिड। ये बचा आपके पास टोटल सॉलिड। मान लेते हैं कि ये जो टोटल सॉलिड बचा 1 लीटर पानी में, इसका मैग्नीट्यूड था मान लो 2000 मिलीग्राम। जब आपने इसको वेट किया तो इसका मास आया 2000 मिलीग्राम। ये 2000 मिलीग्राम कितने पानी में था? 1 लीटर पानी में। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगा? 2000 मिलीग्राम पर लीटर। 2000 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये जो 2000 मिलीग्राम है ना, इसमें देखो क्या क्या है। इसमें एक तो सस्पेंडेड सॉलिड भी है, क्योंकि आपने बाइफरकेट नहीं किया है अभी। अभी सारा सॉलिड आया इसमें, चाहे वो डिजोल्व है चाहे वो सस्पेंडेड है। तो यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड भी है, यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड भी है, और यहाँ पे डिजोल्व सॉलिड भी है। यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड भी है और डिजोल्व सॉलिड भी है। इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सस्पेंडेड सॉलिड है यहाँ पे, इसमें ऑर्गेनिक फ्रैक्शन भी होगा और इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन भी होगा। इसी तरह से जो डिजोल्व सॉलिड है, इसमें भी ऑर्गेनिक भी होगा और इनऑर्गेनिक भी होगा। भाई सस्पेंडेड सॉलिड में ऑर्गेनिक भी पार्ट हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इसी तरह से जो डिजोल्व सॉलिड है, डिजोल्व सॉलिड में भी ऑर्गेनिक हिस्सा हो सकता है और इनऑर्गेनिक हिस्सा हो सकता है। अभी आप सिर्फ ये कैलकुलेट करने के लिए चले थे कि टोटल कितना है। उस टोटल में सस्पेंडेड भी आ गया, डिजोल्व भी आ गया, और दोनों में ही ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। गॉट इट? तो कुल मिला के ये जो 2000 मिलीग्राम पर लीटर है टोटल, इस टोटल में क्या क्या है? इस टोटल में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों हैं। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हैं। हम इसको बाइफरकेट आगे करेंगे, क्योंकि इस मेथड से तो आपको टोटल ही मिल पाएगा, हम सस्पेंडेड और डिजोल्व इन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे फिलहाल के लिए। तो टोटल सॉलिड का मैग्नीट्यूड आया मान लो 2000 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन अलग और इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन अलग करने की कोशिश करेंगे। अगर कंपेयर करके देखें, भाई इतना तुमने केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा आई होप, कि इनऑर्गेनिक सॉलिड हो और ऑर्गेनिक सॉलिड हो, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो और ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, इन दोनों में से ज्यादा जल्दी डिग्रेड कौन हो सकता है? तो इन दोनों में से ज्यादा जल्दी डिग्रेड हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर। इस बात का फायदा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पूरा सॉलिड है इसको लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कराते हैं। इसको लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न कराएंगे। टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉलिड के ऊपर।
नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पे जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो ऑर्गेनिक मैटर विल डिकम्पोज। तो इस टेम्परेचर पे होगा क्या, एट दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर ऑर्गेनिक मैटर विल डिकम्पोज। और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने के बाद, जैसे मान लो ऑर्गेनिक मैटर में सपोज करिए कार्बन और हाइड्रोजन के चीजें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का सब्सटेंस है, तो कार्बन वाला हिस्सा टूट जाएगा CO2 में और हाइड्रोजन वाला हिस्सा टूट जाएगा पानी में, हाइड्रोजन वाला हिस्सा टूट जाएगा पानी में। जैसे अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, मान लो C3H8 है फॉर एग्जाम्पल, जब इसको आप गर्म करोगे, गर्म करने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना, तो ये कार्बन वाला हिस्सा टूटेगा CO2 में और हाइड्रोजन वाला हिस्सा टूटेगा पानी में। बाद में रिएक्शन को बैलेंस कर लो, वो हमारा काम फिलहाल यहाँ नहीं है, आगे देखेंगे। तो ये कहानी है। जो ऑर्गेनिक मैटर है, दैट ऑर्गेनिक मैटर विल डिकम्पोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सम वाटर, और अगर और कोई दूसरे सब्सटेंस हैं तो कुछ अलग गैसेस बन जाएंगी अकॉर्डिंगली। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाएगा कुछ पानी में, कुछ CO2 में, और कुछ जो अदर गैसेस हैं वो बन जाएंगी। जो इनऑर्गेनिक सॉलिड है वो स्टेबल रहेगा। तो यहां बचा कौन, कुछ सॉलिड बचेगा। जो सॉलिड फिक्स्ड है, जो इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है जो डिकम्पोज नहीं हुआ, उसको बोलते हैं फिक्स्ड सॉलिड, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये जो फिक्स्ड सॉलिड है ना, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ये कौन सा सॉलिड है, इनऑर्गेनिक सॉलिड। और मान लो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आया, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन आया 1000 मिलीग्राम पर लीटर। अगर ये 1000 है तो बचा हुआ ये रहे, फिर तो बचा हुआ क्या रह जाएगा, ये हुआ। तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे मिलेगा कैसे, ऑर्गेनिक सॉलिड कैसे मिलेगा, टोटल सॉलिड माइनस इनऑर्गेनिक सॉलिड। तो ऑर्गेनिक सॉलिड कैसा मिला, ऑर्गेनिक सॉलिड दैट इज इक्वल टू टोटल सॉलिड माइनस इनऑर्गेनिक सॉलिड। क्योंकि हमको डायरेक्ट क्वांटिटी मिला नहीं है ऑर्गेनिक सॉलिड का, इनऑर्गेनिक सॉलिड का मिल गया है जो फिक्स्ड है, जिस जो टूटा नहीं है, जो डिकम्पोज नहीं हुआ, जो डिग्रेड नहीं हुआ। तो यहां से ऑर्गेनिक सॉलिड कितना आ जाएगा आपके पास, 1000 मिलीग्राम पर लीटर। तो टोटल सॉलिड कितना था, 2000, और इनऑर्गेनिक कितना था, 1000। तो ऑर्गेनिक सॉलिड कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1000 मिलीग्राम पर लीटर। इस सैंपल में 1000 मिलीग्राम पर लीटर ऑर्गेनिक मैटर है और 1000 मिलीग्राम पर लीटर इनऑर्गेनिक मैटर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टोटल है, मतलब ये जो 1000 मिलीग्राम पर लीटर, ये जो 1000 मिलीग्राम पर लीटर ऑर्गेनिक सॉलिड था, इस ऑर्गेनिक सॉलिड में, इस ऑर्गेनिक सॉलिड में क्या क्या है, इसमें सस्पेंडेड वाला हिस्सा भी है, इसमें सस्पेंडेड वाला हिस्सा भी है, और इसमें डिजॉल्व वाला हिस्सा भी है। लाइकवाइज ये जो 1000 मिलीग्राम इनऑर्गेनिक है, इसमें भी सस्पेंडेड है और इसमें डिजॉल्व भी है। तो ये टोटल सॉलिड इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टोटल सॉलिड इज नॉट द फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, टोटल सॉलिड इज नॉट द फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर। तो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर कौन है, वो तो सस्पेंडेड सॉलिड है। तो यू नीड टू बाइफर्केट इट फर्स्ट, आपको इनको अलग अलग मेजर करना है, सस्पेंडेड सॉलिड को अलग मेजर करना है, डिजॉल्व सॉलिड को अलग मेजर करना है। तो दूसरा स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, डिटर्मिनेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड को कैसे डिटरमाइन करें। अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये ट्रू बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा, पहली बात तो ये ध्यान रखना। इसमें कुछ कमियां हैं, क्या क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। हमने क्या किया, मैं इसको इसी तरह से बताऊंगा, ग्राफिकल फॉर्मेट में ना, लिखूंगा नहीं।
आपके पास वही सेम सैंपल ऑफ वाटर है, सेम आपके पास वही सेम सैंपल ऑफ वाटर है 1 लीटर, और उस पानी में वही सस्पेंडेड सॉलिड है और डिजॉल्व सॉलिड है। इस अच्छा, जैसे आपके पास चाय है, उस चाय में चीनी भी है, चाय पत्ती भी है। चाय पत्ती को मान लो कि सस्पेंडेड पार्टिकल है, और चीनी उसमें डिजॉल्व सॉलिड है। जब उस चाय को छानोगे तो क्या होगा? चीनी साथ में जाएगी या रुक जाएगी? चीनी साथ में जाएगा या रुक जाएगा? चीनी रुक जाएगा ऊपर फिल्टर पे। तो इसी का यूज करते हैं, इसी मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, एक फिल्टर से पास करवाया इसको, जो पानी है इस पानी को फिल्टर से पास करवाया। पानी को जब फिल्टर से पास कराओगे तो पानी के साथ जो डिजॉल्व सॉलिड है वो चला जाएगा नीचे। तो यहाँ चला जाएगा, इसके नीचे पास कौन होगा? इसके नीचे पास होगा वाटर प्लस डिजॉल्व सॉलिड। एंड इट इज एज्यूम्ड, मैं एज्यूम इसलिए कह रहा हूं, अभी पता चलेगा कि इसके ऊपर जो पार्टिकल रुके वो सारे के सारे कौन से थे? सस्पेंडेड। ये सारे के सारे कौन से हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल। और सस्पेंडेड सॉलिड के साथ यहाँ पे कुछ मॉइस्चर भी है अभी। अब यहाँ दिक्कत है एक, क्या दिक्कत है? मान लो तुमने फिल्टर कोई भी साइज का यूज किया होगा, मान लेते हैं कि आपने एक फिल्टर लिया 40 माइक्रोन का, लेकिन जो सस्पेंडेड पार्टिकल जिनका साइज 40 माइक्रोन से छोटा है वो तो पास कर जाएंगे ना यहाँ पे। इस वजह से कोई भी फिल्टर हो, उस फिल्टर को कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल पास करके जाने की प्रोबेबिलिटी तो है, भले ही वो कॉलिडल पार्टिकल हो जो इनका साइज 1 माइक्रोन से छोटा है। वो सस्पेंडेड सॉलिड हो सकते हैं ना, ये बहुत छोटे हो, जैसे क्ले के पार्टिकल हैं, 2 माइक्रोन से 1 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल हैं, तो वो जनरली फिल्टर को पास कर जाएंगे। तो वैसे में बहुत ट्रू रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल के लिए कोई दूसरा उपाय है नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तो चीजें कर लेंगे हम। तो हमने ये मान लिया कि सारे का सारा डिजोल्व पार्टिकल नीचे आ गया, और ऊपर जो रुका हुआ है फिल्टर पेपर पे, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकल, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकल। अब इस सस्पेंडेड पार्टिकल के पास मॉइस्चर कंटेंट भी है। उस मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए वापस से गर्म करो इसको। इसको क्या करेंगे, फिर से 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। अब जो सॉलिड बचा वो कौन सा बचेगा? सस्पेंडेड सॉलिड। वो कौन सा बचेगा? सस्पेंडेड सॉलिड। और ये मान लेते हैं कि ये बचा 1000 मिलीग्राम, मान लो। तो ये जो 1000 मिलीग्राम पर लीटर आया, दैट इज योर सस्पेंडेड सॉलिड, क्योंकि डिजोल्व चला गया बाहर, दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड। तो हमारे पास टोटल सस्पेंडेड सॉलिड मिल गया। अब डिजोल्व सॉलिड कैसे पता करोगे? भाई टोटल तुम्हारे पास पहले था टोटल सॉलिड, टोटल सॉलिड में से आपने सस्पेंडेड सॉलिड और कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल माइनस सस्पेंडेड, इट विल गिव यू टोटल डिजोल्व सॉलिड। तो यहाँ पे जो डिजोल्व सॉलिड मिलेगा, यहाँ पे जो डिजोल्व सॉलिड मिलेगा, दैट इज इक्वल टू टोटल सॉलिड माइनस, माइनस व्हाट? सस्पेंडेड सॉलिड। टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड। अब टोटल सॉलिड कितना था? 2000। सस्पेंडेड कितना आ गया? 1000। तो डिजोल्व सॉलिड का वैल्यू कितना बचा? 1000। तो 1000 मिलीग्राम पर लीटर इज योर डिजोल्व सॉलिड। फिर वही कहानी है कि ये जो सस्पेंडेड सॉलिड आया, फिर वही कहानी कि ये जो सस्पेंडेड सॉलिड आया, इस सस्पेंडेड सॉलिड में ऑर्गेनिक मैटर भी है और इनऑर्गेनिक मैटर भी। इस ऑर्गेनिक को और इनऑर्गेनिक को वापस से अलग करो, और इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न कीजिए, गर्म करवाइए। अगेन जो ऑर्गेनिक मैटर होगा दैट विल डिकम्पोज, और जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल होगा वो होगा आपका सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉलिड। तो कुछ बचेगा H2O, कुछ मान लो गैस बन गई। तो ये सब किसके साथ हुआ? ऑर्गेनिक सॉलिड के साथ। और बाकी जो सॉलिड बचा, ये बचा हुआ सॉलिड क्या है? दिस इज इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, इनऑर्गेनिक
सस्पेंडेड सॉलिड। मान लो कि ये 500 मिलीग्राम बचा, तो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड कितना हो गया फिर? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड माइनस इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो यहाँ ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड कितना हो जाएगा? ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कितना था? 1000, और टोटल सॉलिड और इनऑर्गेनिक कितना है? 500। तो ये आ जाएगा आपके पास 500 मिलीग्राम पर लीटर। इस तरह से हम टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड और दोनों में ही ऑर्गेनिक फ्रैक्शन, इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बता सकते हैं, कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ये बात हुई किसकी? टोटल सॉलिड की। ये बात हुई किसकी? टोटल सॉलिड की। ठीक है, और सस्पेंडेड सॉलिड की। अब मेजरमेंट भी कर लिया आपने। अब बात आती है कि जो सस्पेंडेड, अच्छा हमारा काम का जो बात है ना फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर में, तो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर में काम का बात है सस्पेंडेड सॉलिड। वी आर नॉट डीलिंग हियर विद टीडीएस। टीडीएस को हम अलग से बात करेंगे, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में वहां तरीका ही दूसरा है, वहां हम दूसरे तरीके से इसको मेजर करते हैं। तो अब आती है परमिसिबल लिमिट कि भाई कितना होना चाहिए, कि कितना परमिसिबल है। तो इसकी परमिसिबल लिमिट, इसकी सस्पेंडेड सॉलिड की, एज पर ईपीआई, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एपीए, सॉरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एज पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका जो परमिसिबल लिमिट है, इसका जो परमिसिबल लिमिट है दैट इज 30 मिलीग्राम पर लीटर। इसका परमिसिबल लिमिट इज 30 मिलीग्राम पर लीटर। दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज ऑल अबाउट सस्पेंडेड सॉलिड्स, दैट इज ऑल अबाउट सस्पेंडेड सॉलिड। ओके, तो ये बात हुई सस्पेंडेड सॉलिड। अब बताओ, क्लियर सर? ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक टॉपिक में पूरा एनवायरनमेंट क्लियर हो जाएगा, और पूरे एनवायरनमेंट में भी एक डाउट नहीं रहेगा, है ना? चलिए, तो ये हुआ एक फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड। आसान है, कुछ है नहीं इसमें खास। काम की बातें